आइए हम आपको दो हैरानकुन बयानात दिखाते हैं। पहला बयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, जो अप्रैल के वस्त में उन्होंने दिया, जिसमें हमें बता रहे हैं कि मई में उनके अपने तज्ज़िये और उनके पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वबा की क्या कैफियत होगी। हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। तो वज़ीर-ए-आज़म हमें बता रहे थे कि मई के अंदर तकरीबन 15 और 25 मई के दौरान कोरोना की जो वबा है वो पीक कर रही होगी और पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह ओवरवेल्म हो सकते हैं। ये उनका अपना तज्ज़िया था। अब हम मई के अंदर मौजूद हैं, यानी वो हफ्ते जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले महीने आइडेंटिफाई किए थे। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब 7 मई को क्या फरमा रहे हैं? आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी हमारी पीक जाते जाते। 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। तो 7 मई को वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि हमें इल्म नहीं है कि कोरोना की पीक कब आएगी। अप्रैल के महीने में वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे थे कि हमें इल्म है कि मई के अंदर हमें पीक का सामना होगा और हम इसके लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। अब मई के अंदर हमें बताया कि पीक का पता नहीं है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं। ये भी कोई इतना बड़ा मसला ना होता अगर ये जानते हुए कि हमें पीक का इल्म नहीं है, जो इनके अपने एदाद शुमार हैं उसके पेश नज़र वो लॉकडाउन से मुतल्लिक़ कोई कौमी लाएमल मुरतब कर लेते। वो नहीं हुआ और ऐन उन हफ्तों के अंदर जो अप्रैल में हमें बताया जा रहा था कि पीक के हफ्ते होंगे, हमने लॉकडाउन को इस तरीके से नरम किया है कि अमलन लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। ये मानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी मसला बड़ा गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से इस वायरस के डेटा से फुटबॉल खेला गया है उसकी नज़ीर हमें तारीख़ में नहीं मिलती। आज पार्लिमान का जो सेशन हुआ उसके अंदर आपको एदाद शुमार और इस वबा के फैलने के खदशात हर तरफ नज़र आए। अपोजिशन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई जिसके अंदर आपको 2 बहुत नुमाया तकारीर नज़र आएंगी। ख्वाजा आसिफ ने PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए तकरीर की और बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए। बाकमाल तकारीर थी, अगरचे पाकिस्तान टेलीविज़न ने इससे भी बड़ा कमाल किया और अपोजिशन की तकारीर को मुसलसल सेंसर करते रहे। इससे आपको पता चलता है कि वजारत इत्तलात और नशरियात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है और कितना अच्छा नया विजन मुतारफ़ करवाया गया है कि ये जंग जीतना बड़ी ज़रूरी बात है, जिसके अंदर अपोजिशन जो है वो एनिमी है और उस एनिमी का प्रोपेगेंडा इस मासूम आवाम तक नहीं पहुंचना चाहिए और सरकारी TV जो है जो आवाम के टैक्स से चलता है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये माशाल्लाह आज हमने बड़ी ज़बरदस्त जंग जीती है अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़, जिनमें से एक ख्वाजा आसिफ थे और एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे। उसके अलावा दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट के जिनका ताल्लुक हुकूमत और तारीफ़ से नहीं था, उनकी स्पीचेस को भी मुसलसल सेंसर किया गया। इन स्पीचेस के अंदर बहरहाल आपको 2 नुकात बड़े अहम नज़र आएंगे। एक का ताल्लुक उसी डेटा से है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस वबा की कैफियत क्या है और हम कितने गंभीर पॉलिसी मखमसे के अंदर फंस चुके हैं। उस पर आने से पहले जो दूसरा मसला उठाया गया पार्लियामान के अंदर, उसका ताल्लुक मरकज़ की तरफ से सूबों के ऊपर एक यलगार है। ये तस्वर आपको सिंध की तरफ से बहुत गहरा नज़र आएगा कि ऐन इस वक्त जब आपको कौमी यगानगत और इत्तेहाद की ज़रूरत है, मरकज़ के जो ज़ोमा हैं जिसके अंदर मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं और सिंध के अंदर PTI का अपना गवर्नर भी मौजूद है, वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लगता यूँ है कि जितने हमले सिंध के ऊपर किए जाएंगे शायद उससे उतना ही वायरस मुतासर हो, ये लाएमल हमें लगता है। तो सिंध की तरफ से आपको चीख धाड़ भी नज़र आई, आपको एहतजाज भी नज़र आया। ये भी पता चला कि सिंध के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे बावजूद इसके कि एश्योरेंसेस दी गई थी कि आपको एक कौमी पॉलिसी लेके चलनी है, उनके बावजूद ये हमले जारी हैं। लेकिन डाटा का जो मामला है वो इंतहाई संजीदा मामला है, क्योंकि अगर हमने इस डाटा के साथ खिलवाड़ जारी रखा तो हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे और वबा से होने वाली जो लाशिया नुकसान है वो उठाते रहेंगे और साथ मुआशी नुकसान भी जारी रहेगा। डाटा हमें क्या बता रहा है? अगर आप मुराद सईद साहब के बयानात को अभी भी संजीदगी से लेते हैं
तो इस बयान के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको फॉलो करने के अज़्म का इजहार किया है। न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। जब न्यूयॉर्क के गवर्नर की ये स्टेटमेंट हमारे हत्थे लगेगी तो हम आपके सामने उसको रख देंगे, ताकि पता चले कि मुराद सईद साहब जो है वो इतनी इंस्पिरेशनल किस्म की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसकी बुनियाद क्या है। लेकिन अगर न्यूयॉर्क के गवर्नर ने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की भी है तो उसकी एक बुनियादी वजह है। उसकी वजह क्या है, ये ग्राफ आपको बड़े वाज़ेह अंदाज से बता रहा है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो हस्पतालों के अंदर मरीज़ों की आमद का सिलसिला है उसने पहले फ्लैट लाइन से शुरू किया, उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर पीक होता हुआ आपको नज़र आया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने पीक डाउन करना शुरू कर दिया, पीटरिंग आउट आपको नज़र आती है। अभी भी खदशात बाकी हैं, यानी अस्पतालों के अंदर जो लोग आ रहे थे, जिस तादाद में आ रहे थे, और हेल्थ सिस्टम का जो कवाड़ा निकला था, अब वो सूरत हाल नहीं है। इसी तरीके से अमवात और इसी तरीके से नई इन्फेक्शंस, ये वो तीन बुनियादी असूल हैं जिसको मरकज़ के तौर पर लेते हुए उसके गिर्द एक पॉलिसी बुनी गई है न्यूयॉर्क के अंदर कि आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। यही काम जापान के अंदर हुआ, यही काम जर्मनी के अंदर हुआ, यही काम आपको सिंगापुर के अंदर होता नज़र आया, यही काम आपको साउथ कोरिया के अंदर होता हुआ नज़र आया, यही काम आपको इटली, स्पेन के अंदर नज़र आया, यही काम आपको न्यूजीलैंड के अंदर नज़र आया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, जिस मुल्क का भी आप नाम लें। ये हम आपको बता दें कि जहाँ जहाँ उन ममालिक ने जिन्होंने जब उनके कर्व्स हैं इन्फेक्शंस के और डेथ्स के और हॉस्पिटलाइजेशन के पेशेंट्स के, जब वो नीचे आने शुरू हुए और उन्होंने लॉकडाउन को ईज डाउन किया, तो ये कर्व्स के अंदर आपको एक उठान भी नज़र आई। तो वो बहुत एहतियात के साथ चल रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने बीच कर्व्स के ऊपर जाते हुए लॉकडाउन को ईज डाउन नहीं किया। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये आपको समझना चाहिए कि जहाँ कहीं पर भी आपको स्मार्ट लॉकडाउन या इंटेलिजेंट लॉकडाउन या टारगेटेड लॉकडाउन या लोकल लॉकडाउन की इस्तिलाहात ज़ेर इस्तेमाल नज़र आती हैं और उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर आपको ये तीनों जो कर्व्स हैं, अमवात का कर्व, इन्फेक्शंस का कर्व और उसके साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ जा रहे हैं उनका कर्व, वो या फ्लैटन होता हुआ नज़र आता है या वो नीचे होता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर हमारे ये तीनों ग्राफ आसमान की तरफ जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हमने कितने अच्छे अंदाज से लॉकडाउन किया और कितने अच्छे अंदाज से हमने इस पॉलिसी को चलाया। इतने अच्छे अंदाज से चलाया कि दुनिया भी अब हमें फॉलो कर रही है। ये डाटा मैं जिस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको तीन किस्म के ममालिक नज़र आएंगे। पहले ममालिक जो हरे रंग के ग्राफ के अंदर दिखाए गए हैं, वो ममालिक हैं कि जो इस वबा के ख़िलाफ़ जंग जीत रहे हैं। दूसरा जो कर्व है जहाँ पर आपको निस्बतन मुश्किल नज़र आ रही है ममालिक की और कुछ काम करना बाकी है। तीसरा कर्व जो है वो सुर्ख रंग के ग्राफ के अंदर आपको नज़र आएगा, जिसके अंदर वो ममालिक शामिल हैं जहाँ पर इस वबा ने अबतरी फैलाई है और जो ट्रेजेक्ट्री है इस वबा की, जो सिमत है इस वबा की, वो ख़तरनाक हद तक ऊपर जा रही है। तो जो पहले दो कैटेगरी के ममालिक हैं उनको आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी हम आपको दिखा सकते हैं। यूरोपियन ममालिक इसके अंदर हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशियन ममालिक इसमें मौजूद हैं, इसके अंदर अमेरिका की बाज़ रियासतें भी आती हैं। फिर दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर आपको स्ट्रगल होती हुई नज़र आती है थोड़ी सी। तीसरे ममालिक वो हैं जहाँ पर सुर्ख रंग का ग्राफ आसमान की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आता है और जिसके बारे में ये स्टडी कहती है कि यहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ इन ग्राफ्स का हिस्सा है जहाँ पर आपको ट्रेजेक्ट्री आसमान की तरफ जाती हुई नज़र आती है और काम बहुत सा करने का है। लेकिन काम बहुत सा करने वाला जो मामला है उसके ऊपर जब आप ये कहना शुरू कर दें कि हमने तो सबसे बेहतरीन पॉलिसी अपनाई और दुनिया ने हमसे सीखा, तो फिर ज़ाहिर है आपने मज़ीद काम करने की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मसला सिर्फ ये नहीं है कि कौमी पैमाने के ऊपर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप मुआशी बुनियाद को इस्तेमाल करते हुए इस वबा को महदूद करने के लिए कोई लाहेअमल नहीं बना पाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि हर किसी ने
मरकज़ में बिलखसूस अपनी एक अलहदा मस्जिद बनाई हुई है जिसके अंदर बैठ के वो अपने अंदाज से नमाज़ पढ़ना चाहता है। आज पार्लियामान का जो सेशन हुआ उसका एक बहुत अच्छा पहलू होता अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस सेशन के अंदर मौजूद होते। कुछ कड़वी किसी लिए उनको बातें सुननी पड़ती हैं लेकिन वो भी अपना जवाब दे पाते, लेकिन उन्होंने पार्लियामान के इजलास को इस काबिल नहीं समझा कि उसको अटेंड करें। उसकी जगह जो मिनिस्टर्स भेजे गए वो ऐसे दावे करते रहे जिनको सुनकर सिर्फ अकल दंग रह जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन कोई काम की बात नेशनल स्ट्रेटजी बनती हुई आपको नज़र नहीं आई। जिन ममालिक के अंदर की जंग जारी है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अंदरूनी जंग शुरू की हुई है, जिन ममालिक के अंदर अमूमी सियासत का रुख तब्दील नहीं हो पाया, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाया, वही नैब है, वही शेख रशीद हैं जो कभी टार्जन की बात करते हैं, कभी जेन की बात करते हैं, अभी कहते हैं कि दोनों तरफ टार्जन खेलेगा। पकड़ दकड़, मार धाड़, एक दूसरे के ऊपर तहमत और गालम गलोच जहाँ पर जारी है, उन ममालिक के अंदर कोई नेशनल कोऑर्डिनेशन वाली पॉलिसी आपको बनती हुई नज़र नहीं आती। ऐसे ममालिक के अंदर, यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, ये वबा जो है अपने कम तर असर रखने के बावजूद बदतरीन बहरान पैदा कर सकती है। ये पार्लियामेंट का जो इजलास है और उसके अंदर जिस किस्म का डाटा प्रेजेंट किया गया और उस डाटा के ऊपर जिस तरीके से बहस हुई और जो बैनुल-अक़वामी ट्रेंड्स हैं उनके पेश नज़र आने वाले दिनों में हमें हालात अच्छे नज़र नहीं आते।